क्या महाराष्ट्र के चुनाव का उत्तर प्रदेश पर कोई असर पड़ सकता है क्या? उत्तर प्रदेश की राजनीति पर आप सोच में पड़ जाएंगे, आप कहेंगे यार हो भी सकता है, नहीं भी। और फिर मैं कहूं कि निकाय चुनाव का, महाराष्ट्र के निकाय चुनाव का उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर कोई असर पड़ सकता है क्या? आप कहेंगे कि क्या कैसी बातें कर रहे हो, निकाय चुनाव, विधानसभा चुनाव, वो महाराष्ट्र, उससे बहुत ज्यादा असेंबली सीट उत्तर प्रदेश में। असल में यह चर्चा सिर्फ आज मैं अभिषेक जी के साथ नहीं करूंगा, इस पर चर्चा समाजवादी पार्टी के अंदर, बहुजन समाज पार्टी के अंदर, कांग्रेस के अंदर शुरू हो चुकी है। क्योंकि महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में कुछ ऐसा हुआ है जिसने एसपी, बीएसपी, कांग्रेस को चौंका दिया। चर्चा शुरू होने से पहले बताता हूं कि क्या हुआ है महाराष्ट्र में। देखिएगा, महाराष्ट्र निकाय चुनाव में ओवैसी की पार्टी की दमदार जीत। क्या है इस जीत के मायने? अब मायने जानने से पहले एक चीज और बता दूं, बीएमसी में ओवैसी की पार्टी की यह अब तक की सबसे शानदार जीत है। अब यहां आपके मन में सवाल आ रहा होगा, ओवैसी जीते हैं तो जीते, समाजवादी पार्टी से क्या मतलब? बताता हूं, कनेक्शन है, डायरेक्ट कनेक्शन है। सपा के गढ़ में ओवैसी की सेंध, अखिलेश को टेंशन, महाराष्ट्र के नतीजे सपा के लिए खतरे की घंटी है क्या? उत्तर प्रदेश में क्या असर होगा? अब सपा के गढ़ में क्यों मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि महाराष्ट्र, मुंबई, जब ये नाम आता है ना हमारे सामने, और समाजवादी पार्टी जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो एक ही चेहरा सामने आता है, अबू आसिम आजमी का। लंबे समय से समाजवादी पार्टी के वो मुखिया रहे हैं वहां पे, और अच्छा खासा जन प्रभाव है। ऐसा नहीं है कि अबू आजमी बस यूं ही एक फैक्टर है, महाराष्ट्र की राजनीति में दखल रखते हैं और खासकर अल्पसंख्यक वोटों के बीच तो बड़े पॉपुलर हैं। उन्हीं के गढ़ में ओवैसी की पार्टी ने तहलका मचा दिया है। अब देखिए, एआईएमआईएम ने महाराष्ट्र निकाय चुनाव में अप्रत्याशित सफलता हासिल की। 29 में से 13 नगर निगमों में 95 सीट जीती। और चौंकाने वाली बात भी बताऊंगा, हैदराबाद के चार मीनार से बाहर निकल चुके हैं ओवैसी, पैर पसार रहे हैं। और देखिए, एक आखिरी चीज जिसके बाद हम चर्चा पे आ जाएंगे, एआईएम का सियासी प्रभाव सिर्फ मराठवाड़ा के मुस्लिमों तक सीमित नहीं, बल्कि विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र, मुंबई तक फैल चुका है। और जो मानखुर्द इलाका है ना, जो अबू आजमी का गढ़, वहां जीत गई एआईएमआईएम। तो सपा के गढ़ में, अबू आजमी के गढ़ में एआईएमआईएम की सफलता ये बताती है, ये सवाल खड़े करती है कि कहीं जो एम फैक्टर है, जो अल्पसंख्यक वोटर है, जो मुस्लिम वोटर हैं, उन्होंने अपनी पसंद बदल तो नहीं दी? ये शिफ्ट बिहार चुनाव के बाद से क्या तेज हो गया है? इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ अभिषेक उपाध्याय जी जुड़ गए। अभिषेक जी, क्या एक शिफ्ट आप देख रहे हैं? मुस्लिम वोटर्स क्या अब पार्टी की बजाय प्रतिनिधि पर जा रहा है? ऐसा कुछ शिफ्ट आप देख रहे हैं? देखिए, एक बात बहुत ही दिलचस्प हुई है, ये जो बीएमसी के चुनाव हुए हैं और जो महाराष्ट्र के निकाय चुनाव हुए हैं, यहाँ पर जो एम फैक्टर, जो मुस्लिम फैक्टर है, उसने ये तय कर दिया है कि हमको पार्टी छोड़ दीजिए, कोई पार्टी वार्टी नहीं, हमारी बात कौन कर रहा हो। ये हम आप बात पहले भी कर रहे थे कि ये क्या हो सकता है क्या। बिहार में जब ये हुआ था, बिहार में ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीती बिहार में, तब भी हमने चर्चा की थी इसका मैसेज क्या है। और ये कंसिस्टेंसी देखिए, इसके पहले जब 2020 में बिहार में चुनाव होते हैं तब भी एआईएमआईएम 5 सीटें जीतती, उनमें से 4 बाद में डिफेक्शन करके चले जाते हैं आरजेडी में, लेकिन वो कंटिन्यूएशन में 5 सीटें तब भी जीती। वोटर को ये भी लग सकता था क्यों वोट दे रहे हैं भाई, यही मैं कहने जा रहा था। आरजेडी ने प्रचार भी किया कि इनको क्या वोट दे रहे हो, ये तो हमारे पास ही आ जाएंगे, हमको वोट दो। लेकिन वोटर ने नहीं सुनी, कह रहे अरे जाओ, हमारी पसंद यही है। हाँ, तुम तोड़ो इनको, तुम तोड़ो, हम फिर इनको देंगे। और उसके बाद ये असर जाएगा कि दोबारा जो उम्मीदवार यहाँ से छोड़ करके जाएगा वो जीतेगा नहीं। ये भी बिहार में हुआ, जो एआईएमआईएम छोड़ के गए वो हार गए। बिल्कुल। तो ये मैसेज मुसलमानों ने दे दिया है। और अभी आपने जो कहा, मानखुर्द में अबू आसिम आजमी के गढ़ में जीत गई ओवैसी की पार्टी, हल्का सा मैं डिफर करना चाहूँगा। ओवैसी के गढ़ में, वो अबू आसिम आजमी गढ़ में नहीं, मुसलमानों के गढ़ में जीत गई है वो। मुसलमानों का गढ़ जहाँ है, बिहार से, हैदराबाद से शुरू कीजिए, बिहार आइए, मुंबई आइए, और होते होते आप यूपी भी आ जाइए, जहाँ जहाँ मुसलमानों का गढ़ है वहाँ वहाँ ओवैसी को लेकर के एक तरह का उत्साह जनरेट हो रहा है। और मुस्लिम मतदाताओं को ये लग रहा है कि हमको अपना प्रतिनिधि चाहिए। उनको ये समझ आ गया है कि ये लोग बीजेपी को नहीं हटा पाएंगे, जो उनको समझ में आ रहा है। और यही ओवैसी कहते भी हैं कि भाई हमारे साथ तो कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस कहती है कि हम कम्युनल पार्टी हैं, तेजस्वी यादव कहते हैं हम कम्युनल हैं, हम नहीं उनके साथ।
तो क्या वो हटा दिए बीजेपी हाँ, को? वो कहते हैं कि हम गुजरात में तो नहीं है, हाँ, कैसे आ गई बीजेपी, तो ये बातें वो कहते हैं। हाँ, बिहार में भी आपने हमारे साथ गठबंधन नहीं किया था तो बीजेपी कैसे आ गई? ये बात कहते 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 अब समझ में आने लगी है। और मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा ही रहा तो AIMIM जल्दी एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पा जाएगी। और मतलब आप सोचिए किसको रिप्रेजेंट कर रही है वो, खासकर उत्तर प्रदेश में 20% एम फैक्टर, 20% मुस्लिम वोट बैंक है। और इसीलिए महाराष्ट्र के नतीजों का जो असर है वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि सवाल वोट बैंक का है। उधर भी ज्यादा, जैसे आपने एक बड़ी पॉइंट पकड़ा कि गढ़ किसी का नहीं, जहां मुस्लिम ज्यादा हैं वहां AIMIM का डोमिनेंस दिख रहा है और परफॉर्मेंस दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में तो हर पांचवां शख्स मुसलमान है, क्योंकि 20% आबादी का मतलब ही है कि हर पांचवां वोटर मुस्लिम है। और पश्चिम के इलाकों में 36% तक जाती है, 36% पश्चिम के इलाकों में, वेस्ट यूपी। यस, जो DOM जिसकी हम आप बात कर रहे हैं, अब बहन जी पे भी थोड़ी देर के लिए आते हैं कि अगर बहन जी यहाँ पर अब एंट्री लेती हैं, अभी तक ओवैसी को यूपी में सीरियस नहीं समझा गया अभी तक। हाँ। इसके पहले उन्होंने जब कोशिश की थी पिछले चुनाव में, तो उनके साथ में कौन खड़े थे? बाबू सिंह कुशवाहा खड़े थे। कुछ देर के लिए ओम प्रकाश राजभर आए, वो भी चले गए। तो पल्लवी पटेल आई, पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। उसके बाद वो अपना चुनाव जीती हैं समाजवादी पार्टी की बदौलत। तो ओवैसी को बहुत ही नॉन सीरियस समझा गया था। लोग जैसे कि पावर प्लग नहीं होता है, टेस्टर लगाते देखते हैं कि करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, लोग टेस्टर लगा रहे थे। अब जो सफलताएं मिली हैं, अब ओवैसी एक तरह का अट्रैक्शन हो गए हैं, ट्रांसफार्मर बन गए हैं। अच्छा, बहन जी का जो वोट बैंक है वो भी एकदम, क्या उसकी भी रेंज है। जिस दिन भी वोट बैंक ऐसा है कि जिस दिन भी वो जाग गया वो सैलाब है अपने आप में। तो अब मुझे लग रहा है अब जो हुआ है ना मधुर, हो सकता है, संभावना है कि बहन जी ओवैसी को अब एक बहुत ही एक क्रेडिबल एलाई के तौर पर अब देख सकती हैं कि अब के हालातों में ओवैसी उनके लिए बड़ा मुफीद हो सकते हैं। और ये जो DOM हुआ 40% वाला जो है, क़यामत है अपने आप में। और ये BSP और AIMIM पे आएंगे। अभिषेक जी जरा ये बताइए, क्योंकि यहाँ हर कोई इस लिहाज से मूल्यांकन कर रहा है कि भाई 2024 में बीजेपी को जो झटका दिया, और जैसे SP और कांग्रेस अलायंस ने 92% मुस्लिम वोट झटके, तो आम तौर पर क्या हो रहा है कि AIMIM की सफलता को ये कहकर मापा जा रहा है कि सीधे नुकसान होगा सपा और कांग्रेस को, अगर इन दोनों में गठबंधन होता है। तो नहीं हुआ तो सपा को सीधे नुकसान है। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि क्या सपा का वोट बैंक छीन लेगा क्या? भाई बिहार के वोटर ने कहा कि ठीक है, हमें पार्टी नहीं चाहिए, हमें चाहिए रिप्रेजेंटेशन, हमें हमारे इलाके में जो मुस्लिम ज्यादा वोटर हैं उन्होंने कहा कि हमारा विधायक हमें मुस्लिम चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में इस तरह की जनभावनाएं क्या दिख रही हैं क्या? मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताता हूं इस बारे में जो आपने पूछा है। समाजवादी पार्टी के अंदर खाने में एक बात चल रही है, वो ये चाह रहे हैं किसी भी सूरत में योगी आदित्यनाथ बने रहें 2026 तक। मतलब जो अगला इलेक्शन है बीजेपी योगी की अगुवाई में लड़े। हाँ, मतलब योगी की अगुवाई में लड़े। क्यों चल रही है? क्योंकि ये जो आपने सवाल पूछा है ना, इसी का जवाब है वो। अगर योगी आदित्यनाथ बीजेपी का फेस रहते हैं तो पूरी संभावना है कि मुसलमान एकजुट होगा समाजवादी पार्टी के पीछे, वो रिस्क नहीं लेगा। क्योंकि योगी आदित्यनाथ के दौर में हर चीज़ का जवाब हिंदू मुस्लिम रहा है, हर चीज़ जवाब। मतलब योगी आदित्यनाथ जब भी ऐसा पाया जाता है, संकट में आते हैं, जब भी करप्शन के आरोप बहुत तगड़े हो जाते हैं, जब भी जाति का आरोप लगता है, जब भी ये हिंदुत्व वाला मामला शुरू हो गया, महाकुंभ में भगदड़ हो गई, उस सब के तुरंत बाद कोई बरेली होता है, तुरंत बाद कोई संभल होता है। तो मुसलमानों में ये एक बात घर कर गई है कि वे सबसे अधिक अगर उनका टॉर्चर हो रहा है तो योगी आदित्यनाथ के दौर में हो रहा है, नंबर एक चीज़। और ये टॉर्चर इसलिए हो रहा है क्योंकि योगी आदित्यनाथ को डाइवर्ट करना है। अपने ऊपर लगने वाली असफलताओं का जो पूरा ठीकरा है, उनके ऊपर तमाम असफलताएं हैं, उससे डाइवर्ट करने के लिए उनको कुशन चाहिए हिंदू और मुसलमान का। अब यहीं पर सवाल है, अगर योगी चेहरा रहते हैं मधुर, मेरा ये मानना है कि जो मुसलमान झेल रहा है यहाँ पर, योगी आदित्यनाथ की अपनी पॉलिटिक्स, वो पॉलिटिक्स उनकी अपने ग्रोथ की पॉलिटिक्स है। मुस्लिम को टारगेट करो, सारी चीज़ों से ध्यान हटा दो जो उनके बारे में कहा जाता है, तो मुसलमान के जाने की संभावना कम है। फिर वो इकट्ठा होगा। ये जो 92% इकट्ठा हुआ है, उसके पीछे भी एक कहानी है। यही कहानी है, क्योंकि इस कदर टारगेट हुआ है, इस कदर टारगेट हुआ है कि उसको लगता है कि नहीं, जो हरा सत्ता उसके साथ ट्रेडिशनल सोच जो है। ओवैसी क्या है? ओवैसी ट्रेडिशनल सोच को तोड़वा रहे हैं, वैसी नया इन रोड बना रहे हैं। वो कह रहे नहीं ये पुरानी बात हो गई, बीजेपी हराना, हमारे मैं तुम्हारी आवाज़ उठाऊंगा। लेकिन यहाँ पर स्थिति ये है कि इतना ज़्यादा टारगेटिंग है, इतना ज़्यादा टारगेटिंग है कि उसको
वो चाहिए जो हरा दे, गारंटी हो। और यहां पर उसे लगता है कि सपा और कांग्रेस अगर एक फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन बन गया वो हरा सकता है। यहीं पर अगर बहन जी और ओवैसी का बन गया वो भी फिर एक चैलेंज होगा, फिर तो बटेंगे। हाँ, फिर कंफ्यूजन होगा। तो भाई ओवैसी भी ग्रोथ कर रहे हैं, आप बताइए 20% मुसलमान से अगर एक चंक आधे से ज्यादा 60% आ जाता है और दलित चंक बहन जी ले आती हैं काम भर का, इतने पर तो उनके पास अपर कास्ट में भी कुछ वोट आ ही जाएंगे, ओबीसी से आते ही हैं कुछ वोट, ऐसा नहीं कि नहीं आते। बाटी चोखा के साथ सम्मान भी दिला रही है, सम्मान दिला ही रही है, तो वो एक बड़ा चैलेंज हो जाएगा। इसलिए यूपी में बहुत कुछ डिपेंड है, योगी आदित्यनाथ हटाए जाते हैं या वो 27 में चेहरा होते हैं, इस पर बहुत डिपेंडेंट है चीजें। पर एक चीज ये भी तो देखिए योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के फायदे के लिए कि ठीक है ये जो 20% वोट बैंक है, करो इसमें डिवीजन, जितना डिवीजन होगा इतना ही बीजेपी को फायदा होगा। भाई अगर 20% वोट बैंक में एसपी भी है, कांग्रेस भी है, अगर एलआई है तो भी, और बीएसपी भी है, और एआईएम अगर एडजस्ट नहीं हो पाती तो वो अलग है, तो फायदा तो बीजेपी को। बीजेपी, वही मैं आपसे कह रहा हूं, बीजेपी का बिल्कुल फायदा है, लेकिन जब योगी रहेंगे फ्लोर फ्रंट पे तो ये फायदा तो वो एक मुश्त जाएगा, तो ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये फिर एक सवाल है। फिर ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि योगी की छवि बीजेपी की छवि से अलग छवि है, इस बात को भी हमें ध्यान देना होगा। बीजेपी जितना मैं समझता हूं और जो आरएसएस लगातार पुश कर रहा है कि मुसलमानों को आप कोशिश कीजिए कि मेन स्ट्रीम में लाइए, मुसलमानों को माइल्ड करिए और उनसे जो हार्ड लाइनर तत्व हैं उनको किनारे कीजिए, और जो 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 बीच के हैं, जो माइल्ड है, उनको साथ लेकर के आइए। ये आरएसएस की सोच है। और बीजेपी भी, आप याद है आपको वो जो एक मिशन चला था ईद पर, मोदी भाईजान, याद होगा आपको, ईद के मौके पर बाकायदा सौगात बांटी गई थी, तो ये उनकी सौगाते मोदी, ये उनकी कोशिश है, ये वो लगातार करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर योगी जहां खड़े होते हैं वहां ये ध्वस्त हो जाता है। सौगाते योगी आप नहीं देखते? सौगाते योगी तो छोड़ दीजिए, सौगात शब्द इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, उनको उपहार शब्द इस्तेमाल करना पड़ेगा कि मैसेज खराब हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ की ये है। और फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि योगी की जो पॉलिटिक्स है वो उनकी मजबूरी है, इतने ज़्यादा उन पर आरोप हैं प्रशासनिक अक्षमता के, उनकी सरकार में करप्शन के, जातिवाद के, कि उनको कुशन चाहिए मुस्लिम वाला। तो इसलिए मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि योगी अगर रहेंगे तो वो कहीं ना कहीं संभावना ये है कि वो मेन स्ट्रीम पार्टी के पीछे एकजुट होगा। लेकिन अब यहाँ खेल ये हो सकता है कि एआईएमआईएम ने भी देख लिया है ना, ये जो हम आप बात कर रहे हैं, क्या उसको समझ में नहीं आ रहा होगा, वो वैसे बहुत ही सीजन पॉलिटिशियन है। तो एआईएमआईएम खुद ही अगर एक और चली जाए सपा के साथ या बसपा के साथ, पूरा खेल बिगड़, मतलब चेंज हो जाएगा। यही मेरा अगला सवाल था कि वो एक जैसे कैटालिस्ट होता है ना, उत्प्रेरक, बहुत पावरफुल नहीं होता, पर समीकरण इक्वेशन जो होता है, केमिकल इक्वेशंस को बहुत हद तक प्रभावित कर देता है, और उसी भूमिका में ओवैसी हैं। अब यहां मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, कांग्रेस को आप कहां देखते हैं? देखिए कांग्रेस और बीएसपी की भी बात चल रही है, 27 में बहुत रंग दिखने वाले हैं, अंदर खाने सब एक दूसरे के टच में हैं, और ऐसे में ओवैसी, अच्छा मेरे अचानक सवाल के बीच में मुझे एएसपी की याद आ गई, वो क्या खो जाएगी क्या आजाद समाज पार्टी एम वोट की लड़ाई में? मुझे ऐसा लगता है कि आजाद समाज पार्टी और एआईएमआईएम, आप कांग्रेस जितनी बातें कर रहे हैं, ये सब किसी से गठबंधन का ही हिस्सा होंगे। यूपी में इंडिपेंडेंट लड़ने की हिम्मत कोई नहीं करेगा, ये सबको, क्योंकि यूपी इतना पोलराइज्ड है, जितना यूपी पोलराइज्ड है, इस देश का कोई भी प्रदेश उतना पोलराइज्ड नहीं है। और जब पोलराइजेशन अपने स्ट्रीम पर होता है तो व्यक्ति फिर एक अलायंस बना के चलता है कि हमारा कोई मतलब नहीं है कि हम खड़े हो जाएं, आंधी चल रही आंधी, तिनका आएगा उड़ जाएगा पता नहीं चलेगा, तो एक बरगद बनना है। बरगद यानी कि कई सारे पेड़ आपस में जुड़ करके एक बड़ी वृक्ष का निर्माण करेंगे, उस दिशा में चल रहा। मुझे लगता है पिछली बार भी 2022 में मैं इस बात का गवाह हूँ, मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, चंद्रशेखर आज़ाद की ये सब तय हो गया था, चंद्रशेखर आज़ाद की अखिलेश यादव से मुलाकात हो गई थी, हाँ। सब तय हो गया था कि सब साथ लड़ेंगे, ऐन मौके पर मामला वो उलट गया। तो पिछली बार भी कोशिश हुई थी, इस बार भी कोशिश होगी, इस बार सफलता के चांसेस ज़्यादा हैं। उसकी वजह है क्योंकि लोकसभा में एक देख लिया है इन लोगों ने, लोकसभा में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिले और बीजेपी को 33 पे समेट दिया, एक एक्सपेरिमेंट यूपी में देख लिया है। और यूपी में फिर मैं कह रहा हूँ ये इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर इतना पोलराइज है कि मुसलमान ने पूरी ताकत लगा दी, और योगी आदित्यनाथ की जो पॉलिटिक्स है उसने ओबीसी को भी छिटका दिया बीजेपी से, ओबीसी भी अलग हो गया क्योंकि वो भी हिंदू आइडेंटिटी वो डिवाइड होगी मुसलमान और ओबीसी के अलग अलग जातियों में, तो इसलिए बीजेपी को नुकसान हो गया। तो मैं अभी भी कह रहा हूं, मेरा अभी भी टेक है कि ये जो जितनी पार्टी आप एआईएमआईएम और ये एक बड़ा अलायंस बनने जा रहा है, बड़ा अलायंस। अच्छा अब एक और
आपने देखा कि बिहार विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने अच्छा खासा प्रचार किया था आरजेडी के फेवर में, और 2022 में जब ओम प्रकाश राजभर एलआई थे समाजवादी पार्टी के, तब उन्होंने ओवैसी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की एक गंभीर पहल की थी। अखिलेश यादव से ही सीटों का मामला अटक गया था, वरना यह गठबंधन होने जा रहा था, ऐसा दावा है ओम प्रकाश राजभर का। अब ये बताइए, तेजस्वी यादव ने तो एक्सट्रीमिस्ट कह दिया एआईएमआईएम को, एसपी का क्या स्टैंड है? क्या उनकी नजर में एआईएमआईएम एक्सट्रीमिस्ट है, या ऐसा कुछ बोल देंगे कि ताकि हमारे पास वोट आ जाए? देखिए, एक ये आपने जो कहा ना 50-50 का मामला है, इसलिए है कि एक और तो ओवैसी ने, जो तेजस्वी ने कहा और जो नतीजा झेला उन्होंने, वो भी दिख रहा है अखिलेश यादव को। तो अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि वो मत करना जो वहाँ आरजेडी ने किया था। मतलब ये कि सलीके से, सभ्यता से गलत मैसेज मत देना। दूसरी बात ये है कि एआईएमआईएम के साथ अगर वो जाते हैं, खतरा देखिए क्या है, खतरा भी बड़ा है। अगर वो एआईएमआईएम के साथ जाते हैं अखिलेश यादव, बीजेपी एक मिनट में पेंट कर देगी कि अखिलेश यादव प्रो मुस्लिम है, कम्युनल भी कर देंगे। कितना बड़ा उनका वोट बैंक जाएगा हिंदुओं का। भाई उनको हिंदुओं का वोट भी उनको जीतना है। हाँ। वो वैसी नहीं है कि हमें 55, 50 या 60 सीटें निकाल करके हमको अपनी प्रेजेंस दिखानी है, उनको जीतना है। 10 साल का सूखा है। तो मुझे लगता नहीं कि अखिलेश यादव किसी भी सूरत में ओवैसी के साथ में पैट करने की स्थिति में होंगे, क्योंकि जैसे करेंगे बीजेपी को बल्ले पर गेंद मिलेगी। दूसरी बात यह है कि, लेकिन दूसरी बात यहाँ पर यह है कि ओवैसी भी ये नहीं चाहेंगे कि वो अकेले जाए मैदान में। मैं इसलिए कह रहा हूँ, ओवैसी के सामने दो चांसेस हैं, दो स्थितियाँ हैं। नंबर 1 ओवैसी आज़ाद समाज पार्टी, नंबर 2 ओवैसी और बीएसपी, ये दो हैं। कांग्रेस मुझे अभी भी लग रहा है सपा के साथ ही जाएगी। वो उनका पहले का है, राहुल गांधी और खासतौर प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव की बातचीत लगातार चली रही है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो ओवैसी बीएसपी, ओवैसी एएसपी और ओवैसी बीएसपी कांग्रेस मुश्किल लग रहा है मुझे। हो भी सकता है, बट अभी तक क्या है कि समाजवादी पार्टी के साथ में उनका है मामला। ये तब फंसेगा जब समाजवादी पार्टी उनको पिछली बार 100 से ऊपर सीटें दी थी 2017 में। अगर सपा कहती है कि 50 से ऊपर नहीं देंगे, वो फिर आइडियल सिचुएशन है उनके पास, फिर वो इस पे जा सकते हैं, कांग्रेस प्लस बीएसपी प्लस ओवैसी, फिर जा सकते हैं। अगर गए तो ये भी एक बड़ा फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन बनेगा, इसमें दो राय नहीं है। अच्छा, लेकिन आप एआईएमआईएम प्लस बीएसपी, इसमें आप प्लस एएसपी नहीं कर सकते। नहीं, हो ही नहीं सकता। क्या बात कर रहे हैं, लाहौल बिला कुव्वत, हो ही नहीं सकता। वो तो कैसे हो सकता है भाई? एएसपी पर सबसे बड़ा जो आरोप है, आरोप कहिए या बहन जी का, या जो बीएसपी का तकलीफ है, उन्होंने उनके ही वोट बैंक को खा लिया है। और चंद्रशेखर आज़ाद का जो परसोना बन रहा है, वो तो यही बन रहा है कि दलित वोटरों के सबसे बड़े पैरोकार यही हैं। तो आप यूँ समझिए कि ज़मीन एक है और दावेदार दो हैं, तो दोनों ज़मीन किसी एक के हिस्से में जाएगी ना, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। वहाँ पर पूरी ज़मीन का मामला है, आधे आधे बंटवारे की बात ही नहीं है, फुल ज़मीन लेनी है। वो आप ध्यान दीजिए, चंद्रशेखर आज़ाद सिर्फ यही नहीं टिक रहे हैं, वो देश भर में घूमते हैं। जहाँ भी दलित का मुद्दा होता है, मध्य प्रदेश का मुद्दा उन्होंने हाल में उठा दिया था, वो वही छवि बना रहे हैं अपनी, जो बीएसपी ने बनाई है ऑल इंडिया, उसी के निर्माण में वो लगे हुए हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल। देखिए, बिहार के मुस्लिम की पॉलिटिकल अप्रोच, पॉलिटिकल सोच जो बदलती हुई दिखी इसी 2025 के विधानसभा चुनाव में, और उत्तर प्रदेश में 2027 में दिखेगी, क्या इसके पीछे आप एक वजह ये मानेंगे कि वहाँ के जो मुस्लिम थे उनको नीतीश कुमार से कोई विशेष दिक्कत नहीं है और यहाँ की लीडरशिप से दिक्कत? बिल्कुल, ये बड़ा फैक्ट है, ये एक बड़ा फैक्ट है। और इसीलिए मैंने आपसे कहा ना कि बीजेपी के अंदर एक सोच ये है कि भाई मुसलमानों को आप आइसोलेट नहीं कर सकते। वो कब तक करेंगे आइसोलेट? आप हिमंता बिस्वा शर्मा कोई बात बता रहे थे, उन्होंने कहा कि हम लड़ेंगे ही नहीं। हिमंता विश्वकर्मा का जो मसला है, कुछ सीटों पर उनकी खबर आई थी कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि 20-22 सीटें हैं और आउट ऑफ 126 असम असेंबली में कह रहे हैं हम कैंडिडेट ही नहीं उतारेंगे वहां। बिल्कुल। देखिए, तो इस तरह खुल के खेला जा रहा है। देखिए, हिमंता का जो मामला है वो बहुत डिफरेंट मामला है इस इलाके से। पहली बात तो ये, हिमंता जहाँ पर हैं वो एग्जैक्टली वो बांग्लादेश इन्फिल्ट्रेशन और बांग्लादेशी मुस्लिम और जो इथनिक आइडेंटिटी है आसाम की, भाई आसाम में बोडो आंदोलन हुआ है लंबे समय तक, वहाँ की बोडोलैंड की मांग चली है। आज भी वहाँ पर एक बोडोलैंड करके एक इलाका है जिसका अलग इलेक्शन होता है बाकायदा। तो हिमंता का क्या है कि वो उस फ्रेम में चुनाव लड़ते हैं। यहाँ सिचुएशन अलग है, यहाँ तुलना नहीं। यहाँ पर क्या है कि 20% का मुसलमान जो है उसको आप बांग्लादेशी टर्म नहीं कर सकते हैं कि सबके सब बांग्लादेशी हैं, आप कह ही नहीं सकते हैं।
तो उसको कहीं ना कहीं से उसको स्ट्रीमलाइन करना है आपको। और यहाँ के चुनाव का असर दिल्ली पर भी पड़ता है। यूपी का मामला इतना बड़ा है भाई, 403 विधानसभा है, सीटें हैं 80 सीटें हैं। तो ऐसे में यहाँ पर आपको इतना आइसोलेट नहीं करना है जो बीजेपी सोचती है, उनको नहीं करना है इतना आइसोलेट, उनको मेन स्ट्रीम में रखना है और हिट करना है। लेकिन उनको ये बता के हिट करना है कि हम पूरी कम्युनिटी को नहीं, कम्युनिटी के एक तबके को हिट कर रहे हैं, और इसलिए हिट कर रहे हैं कि वो देश की बातें नहीं करता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कर दिया, वो जो नीतीश ने अपने साथ रखा उनको, और बीजेपी को बड़ा फायदा हुआ है नीतीश के इस अप्रोच से, यहाँ पर एकदम एंटी कर दिया है। और वो इतना एंटी हो गया है कि वो इतना मास में वोटिंग कर रहा है एक साथ इकट्ठा होकर कि अगर वो सपा के साथ गया और सपा ने थोड़े से जुगाड़ कर लिए अपने ओबीसी और कुछ अपर कास्ट थोड़े से कर लिए, तो उनकी जीत में कोई संदेह नहीं बचा है। इतना बड़ा गैम्बल कर दिया योगी ने। कास्ट डायनामिक्स तो पूरी तरह से हिलाकर रख ही दिया था लोकसभा चुनाव में। और जैसा आप कह रहे हैं, बगैर हिंदू वोट पाए तो ऐसा हो नहीं सकता कि फैजाबाद से अवधेश प्रसाद जीत जाए, सिर्फ मुसलमानों ने उनको वोट किया था। तो समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में गजब की कास्ट इक्वेशन बिठाई थी, वो फायदा हुआ था। और ऐसा माना गया था कि बीजेपी ने हर मुस्लिम छोड़ दें तो हर जाति वर्ग में सेंधमारी की, लेकिन बीजेपी मतलब नरेंद्र मोदी के युग के बाद 14, 17, 22, 24 में थोड़ा मामला गड़बड़ हो गया, और उत्तर प्रदेश ही वो स्टेट था जिसने बीजेपी को अपने दम पर पूर्ण बहुमत से रोक दिया। जख्म अभी भी ताजा है नरेंद्र मोदी के सीने में 4 जून 2024 का। पर 2027 किनको जख्म देगा और किसके जख्म भरेगा, क्या लगता है आपको? और उसमें ओवैसी का रोल क्या होने वाला है? ओवैसी को किस पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहिए? आप जो भी सोचते हैं कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करिए और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिए।